मेजर साहब, तकरीबन 20 साल के बाद तालिबान दोबारा अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान में इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बात से आगाज़ करूँगा, दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन बदल सकते हैं, आप हमसाया बदल नहीं सकते। पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक की लोकेशन है। चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, अगर गर्म पानियों तक पहुंच सकती हैं तो उनको पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा, और अगर वो यहाँ से गुजरना चाहते हैं तो उनको हमारे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। इसी तरह अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसके पास कोई बंदरगाह नहीं है। वो हर तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पाबंद है कि वो पाकिस्तान के रास्ते करे या फिर ईरान के रास्ते करे। पाकिस्तान से उनको पूरी दुनिया तक पहुंचना और रसाई हासिल करना निहायत आसान है, क्योंकि दो रास्ते हैं। पहला तौरखम से पेशावर, दूसरा चमन और कोयटा के रास्ते। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ खाना जंगी ने सूरत हाल में कोई तब्दीली न की तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जनूबी अफ़गानिस्तान है जो ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग और सुन्नी है, और दूसरा शुमाली अफ़गानिस्तान है जो शिया और फ़ारसी बोलते हैं। लेकिन तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। जो मेरे बहुत सारे एनालिस्ट और टीवी पे आने वाले एंकर बार बार खदशात का इजहार कर रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले थे, जो मुकम्मल अनपढ़ थे, जिनको इक़वामी तल्लुकात की इल्म नहीं था, जिनको हथियारों का उतना इल्म नहीं था। ये पढ़े लिखे तालिबान हैं जो मुझे बज़ाहिर रोशन ख्याल नज़र आए हैं। वो शिया के साथ भी रहने को तैयार हैं, वो गैर मुस्लिमों के साथ भी रहने को तैयार हैं, वो एक सुलह जोई की तरफ भी माइल हैं। वो पूरे अफ़गानिस्तान पर मिलजुल के हुकूमत करना चाहते हैं। अगर उनका ये नज़रिया पे अमल हो गया और कोई रुकावटें पेश ना आई और दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने कोई नया खेल ना खेला, तो अफ़गानिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमन आ जाएगा। अगर अमन आ गया तो पाकिस्तान में भी अमन के इम्कानात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारी तिजारत शुरू हो जाएगी। अफ़गानिस्तान से वर्कर पूरे पाकिस्तान में आते हैं, किसी और मुल्क में नहीं जाते। वो सुबह आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान उनका दूसरा वतन है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, डोरेंट लाइन पे हमारे इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात तो जर्मनी में भी दीवारें बर्लिन पे थी, ख़त्म हो गई। ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे झगड़े तकरीबन हर दुनिया के मुल्क के अपने सरहदी इलाकों में हैं। हर कोई अपना
मुल्क की जो 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 इलाके हैं बढ़ाना चाहता है। इसको ज़रूरत से ज़्यादा उभारने में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है, और वो अपने यहाँ से ज़र खरीद बंदों के ज़रिए सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैला के पाकिस्तान में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। मैं पुरुम्मीद हूँ कि अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान को चैन आ जाएगा। वहाँ जो एक गठजोड़ था जिसमें CIA, अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी और रा मिल के पाकिस्तान पर हमले करते थे, उसका किला कमा हो चुका है। अब गोरों का वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं होगा। उनकी तादाद बहुत कम होगी, वो दूर से पहचाने जाएंगे, और जो अशरफ गनी की हुकूमत के कारिंदे थे जो अब एयरपोर्ट पे जहाज़ के ऊपर बैठकर भी बाहर जाने को तैयार हैं, उनको अपनी मौत नज़र आ रही है। वो सब पाकिस्तान दुश्मन थे। पाकिस्तान दुश्मन अवाम अफ़गानिस्तान छोड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। इंडिया अपनी हर चीज़ लेके भाग रहा है, तो डर किस बात का है? मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत ने जो ये फैसला किया है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं करें, एक बहुत बेहतर, एक बहुत अच्छा फैसला है। किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इख्तलाफात में कोई खेल नहीं खेलना चाहिए, वो खुद अपने मसले को हल करें। हाँ, जो उनको इस वक्त तरबियत की ज़रूरत है, जो उनको तालीम, सेहत और दूसरे मामलात में ज़रूरत है, पाकिस्तान वो बखूबी उनको दे सकता है। इंडिया के फ़ौज ने अशरफ गनी की फ़ौज को ट्रेन किया जिसने चंद घंटे भी लड़ाई नहीं की। क्या आप उस फौज से खौफजदा, उस फौज से डर रहे हैं? वो तो चूहों की तरह दिलों में घुस गई है, वो तो दूसरे मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। उनको तो खुद अपनी मौत नजर आ रही। तो हमें जो मुस्बत एंगल्स हैं इसके, उस पर नजर रखनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अफगान हमारे भाई हैं, सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। हमारे KPK और बलूचिस्तान का बहुत सारा कल्चर, रहन सहन, अंदाज़े ज़िंदगी उनसे मिलता जुलता है। आपकी उम्र तो कम है, मेरे बचपन और नौजवानी में पविंदे पंजाब तक आकर नौकरी किया करते थे। सर्दियों में जब वहाँ सर्दी सख्त होती थी, वो पंजाब के यहाँ आ जाते थे, हमारे खेतों में काम करते थे, कच्ची दीवारें बनाते थे। अफगानिस्तान से आके जी, पविंदे कहलाते थे। मस्जिदों में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और फिर अपने जानवर लेके जो ही गर्मी आने लगी वापस चले जाते थे। हम बड़े अमन व अमान से रहते थे। कोई हमारी अफगानिस्तान के साथ इस किस्म की कोई सख्त, ये रवैये तब पैदा हुए जब अमेरिका ने हमें इस्तेमाल करते हुए रशिया को जरूरत थी। वो हमारी ज़रूरत थी रशिया को उसका जी, क्योंकि रशिया उस वक्त ग्वादर तक आ जाना चाहता था। वो बलूचिस्तान पे कब्जा करके जो रास्ता आज हम CPC बनाने वो बनाना चाहता था, हमने वो रास्ता रोका। आज जो ये आपको चाइना से रास्ता नजर आ रहा है, अगर रशिया कामयाब हो सकते तो वो नहीं हो सकता था। चित्राल और रशिया के दरमियान में एक पट्टी है जिसको हम कॉरिडोर कहते हैं। वो कॉरिडोर अगर तालिबान के इश्तराक के साथ उसमें सड़क तामीर हो जाए तो फिर रशिया जो है किसी सूरत में भी हमारा मुखालिफ नहीं रहेगा। रशिया के जो समुंदर हैं वो सर्दियों में
बर्फ बन जाते हैं। उनको भी गर्म पानी के बंदरगाहों की जरूरत है। और इस पूरे खित्ते में ग्वादर से बेहतर बंदरगाह नहीं है, नहीं बन सकती, नहीं बनाई जा सकती। बड़े बड़े जहाज, दुनिया के सबसे बड़े सामान बरदार जहाज जो हैं वो ग्वादर में लंगरअंदाज होते हैं। और ये कोई दरियाई किस्म की बंदरगाह नहीं है, खुले ओपन समुद्र की एक बेहतरीन कुदरती अल्लाह का तोहफा है जो हमें मिला। तो बलूचिस्तान की क्या रहेगी सूरत हाल? बलूचिस्तान की सूरत हाल भी बदल जाएगी। बलूचिस्तान के साथ ये ज्यादती हुई है कि सब हुकूमतें जो उनको डेवलपमेंट फंड देती थी वो उनके सरदार और वडेरे जो थे वो खा जाते थे, और हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ के अनपढ़ दूर दराज में रहने वाले कबायली लोगों को इस्तेमाल करते हुए प्रेशर क्रिएट करते थे। ये जो कुछ जर्नलिस्ट जो बार बार गुमशुदा अफराद की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। वो गुमशुदा नहीं है, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, वो रा के एजेंट हैं, वहाँ छुपे हुए हैं, वहाँ से हमले करते थे। और यहाँ पे हमारी लिबरल आज़ाद औरतें इस्लामाबाद में उनके लिए जुलूस निकालती थी। हम एक अजीब कौम है, अपना नहीं सोचते। हमें जो इंसानी हकूक का ख्याल आता है दुनिया के लिए, वो हमारे जो बच्चे थर में मर रहे हैं, हमारे जो बच्चे जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही, इंसानी हकूक की तंजीमें उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? वो राह का मिशन लेके क्यों आगे चलती हैं? क्योंकि उनको फंड मिलते हैं। वो जो एनजीओज हैं वो उनके फंड्स पे चलते हैं, इसलिए उनके पास एक एजेंडा है जिसके ऊपर वो हमारे मुल्क में बेचैनी फैलाते हैं। वो बेचैनी फैलाते रहते हैं। अब उनका मक्कू ठप्पा जाएगा। किस तरह से? उसकी वजह यह है कि उनके लिए सेफ हाउस जो था वो काबल था। तो वो दो तरफ से हमसे बराबर होते थे ना, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ काबल। वो हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं थी। अब जो काबल में उनका हेडक्वार्टर है वो खत्म हो चुका। अब राह उस तरह खुल के काबल से हमारे खिलाफ कोई काम नहीं कर सकेगी। अगर करने की कोशिश भी करेगी तो इतना आसान नहीं होगा। यानी नाकामी हुई इंडिया को तालिबान। सबसे बड़ी नाकामी इंडिया की है। अमेरिका ने अपनी आदत के मुताबिक वो अपने दोस्तों को धोखा देता है। उन्होंने इंडिया को बताए बगैर अपना सब कुछ पुल आउट कर लिया, और इंडियन आर्मी जो वहां पर थी और जो इंडिया के लोग थे वो हाई एंड ड्राई रह गए। उनको वहां से भागना पड़ा। उन्होंने कोशिश की कि वहां पे जो अशरफ गनी की फौज थे उसको असला पहुंचाया जाए, उनको एमिनेशन दिया जाए, लेकिन वो जो फौज मेरे इंडियन भाइयों ने ट्रेन की थी उसमें इतनी सिकत नहीं थी कि वो एक दिन भी तालिबान का मुकाबला करते। वो तो हथियार डालते चले गए, क्योंकि तालिबान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ उन सारी फौजों में दाखिल हो चुके थे, और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि जो जो हथियार डाल देगा उसको माफ़ी दे दी जाएगी। ये सुन्नत रसूल पे उन्होंने अमल किया है, और उसका नतीजा मुस्बत है, मुस्बत रहेगा, और मुझे यकीन है कि उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया सर।